गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे कि माउथ के बारे में पढ़ा था और दूसरा लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग अब दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ माउथ मतलब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, ये माउथ का ही स्ट्रक्चर होता है, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ में होता है। सो दैट इज यूजुअली सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, तो प्रीवियस क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट and different like mouth, we started with its structure. So that is usually we'll see about the next structure of this mouth. It is usually salivary gland. So salivary gland क्या होता है, यहाँ पे तीन पेयर होता है salivary glands का। वो है parotid, submandibular और sublingual glands। तो क्या होता है यहाँ पे, so there are usually three pairs of major salivary glands, that is parotid, submandibular and sublingual glands। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, यहाँ पे तीन प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो है पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और सो दैट इज यूजुअली इन सलाइवरी ग्लैंड्स देयर मेनली थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो होता है ना, उसका जो मतलब उसका लोकेशन कहाँ पे है, इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर है, मतलब नीचे और कान के सामने और नीचे की तरफ है। और ये कहाँ पे रह रहा है, स्किन और मैसेस्टर मसल के बीच में। वो कहाँ पे रह रहा है, स्किन और मैसेस्टर मसल के बीच में है। तो यहाँ पे जो होता है ना, मतलब कान के सामने और कान के नीचे और सामने की तरफ है, कान के नीचे और सामने की तरफ है और स्किन और मैसेस्टर मसल के बीच में है। जैसे कि यहाँ पे देखो पैरोटिड होता है ना, यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया, देखो पैरोटिड ग्लैंड ये है, ये जो ग्रीन कलर का है ना यहाँ पे, ये पैरोटिड ग्लैंड है। तो ये कान के नीचे और कान के आगे में है। तो वही बताया, कान के नीचे और कान के आगे में है। और ये किसके बीच में, तो मैसेस्टर मसल को, ओके, ये हो गया मैसेस्टर मसल। तो मैंने क्या बोला, ये कहाँ पे रुक रहा है, बिटवीन स्किन एंड द मैसेस्टर मसल। तो ये हो गया मैसेस्टर, ये हो गया मैसेस्टर मसल। ये जो मैसेस्टर मसल होता है ना, ये इसके बीच, स्किन और मैसेस्टर मसल के बीच में है। ये हो गया स्किन पार्ट जो होता है, तो इसके और मैसेस्टर मसल के बीच में है और कान के नीचे और आगे में है, कान के नीचे और आगे में है। ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड डक्ट होता है ना, जो सलाइवा को कैरी करता है और ओरल सलाइवा को कैरी कहाँ पे करता है, ओरल कैविटी के अंदर। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, ये सलाइवा को कैरी कर रहा है ओरल कैविटी में, जहाँ पे ऑपोजिट टू द सेकेंड मैक्सिलरी मोलार टूथ। ओके, कहाँ से कैरी हो रहा है, ऑपोजिट टू सेकेंड मैक्सिलरी मोलार टूथ। तो ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड का। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, ये कहाँ पे लोकेट हुआ है, मैंने बोला था ना, कान के नीचे और कान के आगे में है और स्किन और मैसेस्टर मसल के बीच में है। तो पैरोटिड डक्ट क्या होता है, पैरोटिड डक्ट यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पे ये जो होता है, ये पैरोटिड डक्ट है। ये जो पैरोटिड डक्ट होता है ना, ये क्या कैरी करता है, सलाइवा को कैरी करता है और कहाँ पे, ओरल कैविटी में रहता है। तो ये वो मोलार टूथ है ना, मोलार टूथ के ऑपोजिट में है, सेकेंड मोलार टूथ के ऑपोजिट में है। So it is usually about this parotid gland. So what is this parotid gland? It is located inferior to ear and anterior to ear, and this is in between the skin and masseter muscle. And this is parotid gland duct, which usually carries saliva into the oral cavity, that is present opposite to the second maxillary molar tooth. So it is usually about this parotid gland. और दूसरा है इसका जो दूसरा पैर है, वो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे है, फ्लोर ऑफ द माउथ में है। तो ये हो गया जो फ्लोर होता है ना, मुंह का ये फ्लोर है, तो ये फ्लोर में सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। तो ये जो होता है ना, ये फ्लोर के नीचे है, तो ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। ये कहाँ पे फायदा है, तो फ्लोर ऑफ द माउथ में है। तो ये सबमैंडिबुलर डक्ट में ओपन होता है, सबमैंडिबुलर डक्ट में ओपन होता है। तो ये होता है ना यहाँ पे, ये जो छोटा है ना, ये सबमैंडिबुलर डक्ट है, ये सबमैंडिबुलर डक्ट है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये ओरल कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है। देखो ये ओरल कैविटी हो गया ना, ये ओरल कैविटी हो गया। तो ये जो सबमैंडिबुलर डक्ट है, ये ओरल कैविटी के अंदर जा रहा है, ये ओरल कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है। एंड दिस इज लैटरल टू लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम कहाँ होता है, लिप्स में होता है। लिंगुअल फ्रेनुलम कहाँ हो रहा है, लिप्स में होता है। तो जो ये उसके ऑपोजिट में, उसके लैटरल में, मतलब उसके साइड में, उसके साइड में है। So it is usually about this submandibular gland. सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे फाउंड होता है, ये फ्लोर के माउथ में, फ्लोर के माउथ में पाया जा रहा है।
तो ओपन कहाँ हो रहा है, सब मैंडिबुलर डक्ट के ओपन हो रहा है जो ओरल कैविटी के अंदर है, और ये लैटरल में क्या है, लिंगुअल फ्रेनेलम के लैटरल में है। तो सब मैंडिबुलर डक्ट इट इज यूजुअली फाउंड इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, दे ओपन वाया सब मैंडिबुलर डक्ट इनटू द ओरल कैविटी proper lateral to lingual frenulum. So that is usually about the submandibular gland. तो next हो गया sublingual glands. तो sublingual gland होता है ना, तो ये है sublingual gland। यहाँ पे देखो sublingual gland ये है। sublingual कहाँ है, ये तो टंग है ना, तो ये है टंग, ये टंग के नीचे है। कहाँ है, टंग के नीचे है, और ये मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर है, क्योंकि मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर है। सो इट इज यूजुअली सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहाँ होता है, ये टंग, देखो टंग इधर है ना, ये टंग है, ये जीभ है, तो जीभ के नीचे के हिस्से में, जीभ के नीचे ही ये सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, और मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर होता है, मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर होता है। सो दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ओके, वो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये जो सबलिंगुअल डक्ट होता है ना, वो ओपन होता है फ्लोर, ये माउथ का फ्लोर है, ये सब कुछ जो होता है ना, ये माउथ का फ्लोर है, वहाँ पे ओपन हो रहा है और ओरल कैविटी के अंदर जा रहा है, ओरल कैविटी के अंदर जा रहा है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड का होता है टंग के नीचे होता है और मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर होता है, और ये ओपन होता है ना, डक्ट जो होता है ना, वो ओरल कैविटी के अंदर ओपन हो रहा है। सो दिस इज यूजुअली अबाउट द पेयर्स ऑफ salivary glands. So that is sublingual gland is just beneath the tongue and it is superior to the mandibular gland, and the duct open into the floor of the mouth in the oral cavity. Okay, it opens into this floor of the gland in the oral cavity. So that is usually about this three pairs of major salivary glands. Three pairs of major salivary glands कौन से होते हैं, पैरेटिड होता है, सब मैंडिबुलर होता है, और सबलिंगुअल ग्लैंड्स होता है। पैरेटिड ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेट हुआ है, कान के नीचे और कान के आगे में लोकेट हुआ है, और स्किन और मैसेंजर मसल के बीच में। और ये जो सब पैरेटिड ग्लैंड क्या करता है, ये सलाइवा को कैरी करता है और उसको ओरल कैविटी के अंदर देता है, और ये कहाँ पे है, ऑपोजिट टू द सेकेंड मैक्सिलरी मोलार टूथ में है। दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे है, फ्लोर ऑफ द माउथ में है, जो सब मैंडिबुलर डक्ट में ओपन हो रहा है इनटू द ओरल कैविटी विच इज लैटरल टू द लिंगुअल फ्रेनेलम। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, सो दैट इज यूजुअली, so this is three pairs of salivary glands. One is parotid gland, submandibular gland, sublingual gland. Parotid glands are located inferior to and anterior to the ears, between the skin and masseter muscle. Parotid duct usually carries saliva into the oral cavity, which is opposite to the second maxillary molar tooth. Or submandibular glands, it is also found in the floor of the mouth. They open via submandibular duct into the oral cavity, which is lateral to the lingual frenulum. Or sublingual glands are usually beneath the tongue and about like superior to the mandibular glands, and this is usually opens into the floor of the mouth. So it is usually about this major pairs of salivary glands. So this usually, that is usually about this pairs of salivary glands. So next is, ये छोटे छोटे से salivary glands होते हैं ना, वो ओपन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शॉर्ट डक्ट्स में ओपन होता है और वो ओरल कैविटी के अंदर जाता है। सो दैट इज यूजुअली many small salivary glands. Okay, many small salivary glands usually open directly or indirectly via short ducts. Okay, open indirectly or directly via short ducts to the oral cavity. तो ये जो होता है ना salivary glands, ये directly और indirectly open होता है short duct में into oral cavity में जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेट हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन, लिप्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन पर कहाँ पे लोकेट हुआ है, लिप्स ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन में, चीक्स में, पैलेट में और टंग में। सो ये जो स्मॉल स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, तो ये कहाँ पे, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओपन होता है, किसके थ्रू, शॉर्ट डक्ट्स के थ्रू, और ओरल कैविटी के अंदर आता है। तो ये कहाँ पे लोकेट हुआ है, लिप्स के म्यूकस मेम्ब्रेन में लोकेट हुआ है, चीक्स में लोकेट हुआ है, पैलेट में और टंग में। सो दैट इज मेनी ऑफ द स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स directly or indirectly open into the via this short ducts into the oral cavity. They are found in the lips of the mucous membrane, mucous membrane of the lips, and then cheeks and tongue. So it is usually there. So next is saliva. तो जो इसमें होता है ना, तो सलाइवा होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो इसमें 99.5% पानी है और 0.5% सल्यूट्स है। तो ये जो सलाइवा होता है ना, ये सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 99.5% पानी है और 0.5% सल्यूट है।
तो ये जो सल्यूट होता है ना, ये जो सल्यूट इसमें देखा जाता है वो है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और इसमें कुछ डिसॉल्व्ड गैसेस भी है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी है जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड है, म्यूकस है और इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, लाइजोसोम है जो एक बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है और सलाइवरी अम्लेस है जो स्टार्च पे एक्ट करता है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस इज दैट। तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा क्या होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होता है जिसमें 99.5% पानी है और 0.5% सल्यूट है। और इस सल्यूट में कौन से आयन्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और कुछ गैसेस, डिजॉल्व गैसेस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है, म्यूकस होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, लाइजोजाइम होता है जो बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम है और सलाइवरी अम्लेस होता है जो स्टार्च पे एक्ट होता है। और जो इंग्रेडिएंट जो सिक्रीट होता है ना डिफरेंट ग्लैंड से, जो डिफरेंट ग्लैंड, जैसे कि मैंने बोला था ना पैरेटल ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड होता है, तो ये जो मतलब सिक्रीट करते हैं वो अलग होता है, मतलब सभी एक जैसे नहीं होते, सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे कि पैरेटल ग्लैंड वाटर लिक्विड, लाइक ये क्या प्रोड्यूस करता है, वाटर लिक्विड जो सलाइवरी अम्लेस होता है, जिसमें सलाइवरी अम्लेस होता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, अम्लेस को सिक्रीट करता है अलॉन्ग विथ म्यूकस को सिक्रीट करता है, अलॉन्ग विथ म्यूकस। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस सलाइवा। तो सलाइवा क्या होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है और इसमें 99.5% पानी और 0.5% सल्यूट होता है। इस सल्यूट में कौन सा हो सकता है, जैसे कि सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है और कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस भी हो सकता है। और इसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी, पदार्थ भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ भी हो सकते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, म्यूकस, इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो सकता है, लाइजोसोम हो सकता है, सलाइवरी अम्लेस होता है। और कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ ग्लैंड्स है ना जो अलग अलग से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सभी ग्लैंड एक जैसे नहीं प्रोड्यूस करते हैं। और जो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है, उदाहरण के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि पैरेटल ग्लैंड होता है ना, वो वाटर लिक्विड को सिक्रेट करता है जिसमें सलाइवरी अम्लेस होता है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, अम्लेस को सिक्रेट करता है विथ म्यूकस। So normally what is that? Saliva. Saliva is usually secreted by salivary glands which contains 99.5% of water and 0.5% of solute. So among this solute, they are mainly like ions will be there, dissolved gases will be there, or other ingredients like organic substances including urea and uric acid. Then they might be like mucus can be there, immunoglobulin A, lysozyme which is bacteriolytic enzyme, and salivary amylase will be there. So but the ingredients which is secreted by other, or so the ingredients which is secreted, it will be like different glands will secrete different substances. Like for example, parotid gland secretes water liquid which contains salivary amylase, and submandibular glands contains like secrete amylase thickened with mucus. So that is usually about the saliva. तो ये हो गया सलाइवा के बारे में। तो दूसरा हो गया सलाइवेशन। सलाइवेशन क्या होता है, सलाइवा को सिक्रेट करना। सलाइवेशन होता है सलाइवा का बाहर निकलना या सलाइवा का सिक्रीशन होना। तो ये जो होता है ना सलाइवेशन, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट, डेली अमाउंट होता है ना सलाइवा का, वो अबाउट लाइक 1000 से 1500 ml तक निकलता है। तो डेली अमाउंट मतलब सलाइवा कितना निकलता है, 1000 से 1500 ml तक निकलता है। और ये जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है ना, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है वो प्रमोट करता है मॉडरेट सलाइवेशन होने का, मॉडरेट सलाइवेशन होने का, ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहे, ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहे और मूवमेंट ऑफ द टंग भी आराम से हो सके, मूवमेंट ऑफ द टंग भी आराम से हो सके और लिप्स भी आराम से मूव हो सके। कब, बात करने के टाइम में मूवमेंट ऑफ द लिप्स और टंग आराम से हो सके जब हम लोग बातें करते हैं। तो दैट इज यूजुअली व्हाट हैपन। सलाइवेशन क्या होता है, सलाइवेशन होता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, कि सलाइवेशन होता है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये जो डेली मतलब डेली कितना सलाइवा निकल सकता है, वो एवरेज होगा 1000 से 1500 ml का। मतलब ये जो नॉर्मली क्या होता है, ये जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन होता है ना, पैरासिम्पथेटिक जो स्टिमुलेशन होता है वो मतलब कंटिन्यूस सलाइवेशन होने का मतलब ज़्यादा नहीं, मॉडरेटली होने में हेल्प करता है, ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट रहे और जब हम लोग बातें करते हैं ना, टंग और लिप्स आराम से मूव हो सके, टंग और लिप्स आराम से मूव हो सके।
और उसके बाद जब डिहाइड्रेशन होता है ना, जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, ये सलाइवेशन को स्टॉप करता है, ये सलाइवेशन को स्टॉप करता है, जिसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस पैदा होता है, जिसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस पैदा होता है और हम लोगों को प्यास लगने का सेंसेशन होता है, हम लोगों को प्यास लगने का सेंसेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो जब डिहाइड्रेशन होता है ना बॉडी में, जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है तो ये जो सलाइवेशन होना कम हो जाता है, सलाइवेशन होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह में ड्राई लगता है, मुंह में ड्राई लगता है और ये कंट्रीब्यूट करता है सेंसेशन ऑफ थर्स्ट को। मतलब हम लोगों को प्यास लगना शुरू होता है ना, प्यास लगना शुरू जब भी होता है जब हमारे मुंह में ड्राइनेस का एहसास हो, हमारे मुंह में ड्राइनेस मतलब सूखा सूखा लगे, जब हमारा मुंह सूखा सूखा लगता है ना, तब हम लोगों को ये प्यास लगने की संभावना होता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस salivation. So what is the salivation? Salivation is usually secretion of this saliva which is controlled by autonomic nervous system. It is usually controlled by autonomic nervous system. So the amount of saliva that has been secreted, it is about 1000 to 1500 ml. So this parasympathetic nerve, parasympathetic stimulation is done. It usually promotes continuous moderate salivation so that the mucous membrane is moist and it lubricates the tongue and lips when we talk. And then when the body is dehydrated, the salivation is stopped and the dryness is seen in the mouth, due to which there is sensation of thirst. And then the feel and taste of food. Okay, this feel and taste of food or the like ये जो होता है ना feel और जो एहसास होता है खाने का और जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है खाने का, वो एक पोटेंट स्टिमुलेटर्स है सलाइवरी ग्लैंड्स का। ये दो से होता है, जैसे कि सलाइवेटरी न्यूक्लियाई होता है जिसमें सुपीरियर और इन्फीरियर होता है, ये वाया 2 सलाइवेटरी न्यूक्लियाई से होता है। ये सिक्रीशन जो होता है ना, ये 2 सलाइवेटरी न्यूक्लियाई से होता है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर होता है, जो ब्रेन स्टेम में होता है, जो ब्रेन स्टेम में होता है, मतलब जो सूंघने की, देखने की, सुनने की और सोचने की, जब ये सब कुछ होता है ना, जब हम लोग देखते हैं, सूंघते हैं या हम लोग खाने के बारे में सुनते हैं या खाने के बारे में सोचते हैं, तब क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है। कौन सा? सलाइवेटरी न्यूक्लियस स्टिमुलेट होता है और सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और सलाइवा प्रोड्यूस होता है। सो सलाइवा कंटिन्यूज टू बी सिक्रीटेड हेवीली। ओके, जब हम लोग खाना को स्वालो करते हैं ना, जब हम लोग खाना को निगलते हैं, तब सलाइवा का सिक्रीशन बहुत होता है, तब सलाइवा का सिक्रीशन बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फील होता है हम लोगों को, मतलब जो एहसास होता है खाने का और जो स्वाद होता है खाने का, ये एक पोटेंट स्टिमुलेटर होता है सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन से, जो मतलब 2 सलाइवेटरी न्यूक्लियस से होता है, जो ब्रेन स्टेम में है, जो 2 सलाइवेटरी न्यूक्लियस से होता है, जो ब्रेन स्टेम में है, इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम लोग खाना को देखते हैं, जब हम लोग खाना का मतलब तो सूंघते हैं, मतलब उसका स्मेल जो जब हम लोग सूंघते हैं, या जब हम लोग उसके बारे में सुनते हैं और जब हम लोग खाने के बारे में सोचते हैं, इसी से क्या होता है, ये सलाइवेटरी न्यूक्लिया एक्टिवेट हो जाता है, सलाइवेटरी न्यूक्लिया एक्टिवेट होता है और सलाइवा सिक्रीशन शुरू हो जाता है, सलाइवा सिक्रीशन शुरू हो जाता है। और सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है जब हम लोग खाने को निगलते हैं, जब हम लोग खाने को निगलते हैं। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग. So it is the feel and taste of the food usually are by the potent stimulators of the salivary glands, which is secreted via 2 salivary nuclei, that is superior and inferior, which is present in the brain stem. So this is what is happening. So when we think about food or when we smell food, when we eat, like when we smell food or when we see food or when we hear about the food items or when we think about the food items, this gets activated, that is salivary nuclei gets activated and it starts secreting saliva. And this is usually secreted more when we are swallowing the food. Okay, when we are swallowing the food. So this is usually about the salivary glands. So salivary glands, it is usually a structure of mouth which is usually having 3 major pairs, that is parotid gland, submandibular gland and sublingual gland. So salivary glands होता है, structure of the mouth होता है, जो 3 प्रकार की, तो 3 major glands है, जैसे कि parotid gland, submandibular gland और sublingual gland. In the previous class we had studied about the oral cavity and the different structures of mouth. We started with different structures of mouth. In that we have studied about salivary gland. We'll continue with the next structure, that is tongue. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ओरल कैविटी पढ़ा था, ओरल कैविटी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब मुंह के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाई किया था। और हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर से कंटिन्यू करते हैं, दैट इज टंग। तो टंग कहाँ रुक रहा है, टंग कहाँ रह रहा है, मतलब टंग मुंह फ्लोर, मतलब वो मुंह के फ्लोर में होता है, मतलब वो कहाँ, मतलब वो लाइस हो रहा है
वो लाइज इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, मतलब मुंह के फ्लोर में दिखाई देता है, और ये हायोइड बोन से अटैच हुआ है। और ये कहाँ पे अटैच हुआ है? हायोइड बोन से अटैच हुआ है। द टंग यूजुअली लाइज इन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड इट इज अटैच टू द हायोइड बोन। सो टंग कहाँ पे रह रहा है? वो मुंह के फ्लोर में है, और ये हायोइड बोन को अटैच हुआ है, ये हायोइड बोन को अटैच हुआ है। टंग में कुछ चीज़ें, मतलब टंग में क्या क्या हो सकता है, मतलब एक रूट है, एक टिप है, दो मार्जिन है, अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है। तो टंग में मतलब पहला हो गया रूट। तो रूट वो होता है जिसमें ब्लड वेजल्स और नर्व पास हो रहे हैं। रूट वो होता है जिसमें ब्लड वेजल्स और नर्व पास हो रहे हैं, मतलब ब्लड वेजल्स और नर्व्स पास हो रहे हैं। और टिप जो पॉइंटेड होता है जब टंग बाहर निकल रहा है, और अगर टंग मुंह के अंदर रहता है तो वो राउंडेड होता है। मतलब रूट में ब्लड वेजल्स और नर्व पास होते हैं, और टिप जब टंग बाहर की तरफ होता है ना, जब टंग बाहर खुलता है, मतलब टंग हम जब बाहर निकालेंगे तो वो टिप वो तो पॉइंटेड होता है, और जब वो मुंह के अंदर रहता है तो वो राउंडेड होता है। जब वो मुंह के अंदर होता है तो राउंडेड होता है। और तीसरा हो गया दो मार्जिन। ये दो मार्जिन जो होता है ना, ये लोअर टीथ, मतलब जो नीचे का टीथ है ना, नीचे के दांत में कांटेक्ट में रहता है, नीचे के दांत में कांटेक्ट में रहता है। और चौथा हो गया अपर सरफेस। अपर सरफेस में मतलब स्मॉल एलिवेशन दिखाई देता है। अपर सरफेस ऑफ द टंग में क्या दिखता है? थोड़ा सा एलिवेशन, मतलब थोड़ा सा, मतलब फुला हुआ जैसा रहता है, थोड़ा सा फुला हुआ जैसा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सम। मतलब अपर सरफेस में स्मॉल एलिवेशन होता है, मतलब थोड़ा सा फुला हुआ जैसा रहता है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सम। और लोअर सरफेस में क्या होता है? सॉफ्ट लिगामेंटेन स्ट्रक्चर होता है। लोअर सरफेस में क्या हो रहा है? सॉफ्ट लिगामेंटेस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनिलम। तो यहाँ पे तो टंग में क्या होता है? ये फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है, और ये हायोइड बोन से अटैच हुआ होता है। और इसमें क्या क्या होता है? एक रूट होता है, एक टिप होता है, दो मार्जिन होता है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस होता है। रूट में ब्लड वेजल्स और नर्व पास होता है। टिप मतलब जो अगर हम लोग जीभ को बाहर निकालेंगे, अगर जीभ को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो पॉइंटेड होता है। मतलब पॉइंटेड मतलब इशारे देने के जैसे होता है, जैसे कि हम लोग अपना जीभ अगर बाहर निकालेंगे तो पॉइंटेड होता है, और अगर वो मुंह के अंदर रहेगा तो राउंडेड होता है। और ये जो मार्जिन होता है ना, दो मार्जिन होता है, ये जो नीचे का हिस्सा टीथ है ना, दांत है ना, उससे कांटेक्ट में होता है। और दूसरा अपर सरफेस होता है। अपर सरफेस में क्या होता है? एक स्मॉल एलिवेशन होता है, मतलब फुला हुआ जैसा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं डॉर्सम। और लोअर सरफेस में क्या होता है? सॉफ्ट लिगामेंटेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनिलम। So normally tongue, it is usually lies in the floor of the mouth and it is attached to hyoid bone. Tongue usually contains a root which usually contains like blood vessels and nerve passes through it. And the tip, it is there when tongue is protruded, it is pointed, and when the tongue is like inside the mouth, it is usually rounded off. So the next is two margins will be there. So these two margins will be in contact with the lower teeth. Then upper surface will be containing a small elevation which is called as dorsum, and lower surface which contains soft ligamentous structure which is called as frenulum. So these are usually the tongue which usually contains. और दूसरा इसमें टंग में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। टंग में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो होता है टेस्ट बड। ओके, दो होता है टेस्ट बड। टेस्ट बड क्या होता है? लैटरल एस्पेक्ट ऑन द टंग। तो ये टेस्ट बड होता है ना, लैटरल एस्पेक्ट्स के ऑफ टंग होता है। सो इट इज यूजुअली टंग में क्या होता है? दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो है टेस्ट बड और 3 टाइप्स ऑफ पैपिले। टेस्ट बड्स कहाँ पे हो रहे हैं? टंग के लैटरल एस्पेक्ट में हो रहा है, टंग के लैटरल एस्पेक्ट में है। और जो 3 टाइप्स ऑफ पैपिले होता है ना, ये अपर सरफेस में पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ पैपिले जो होता है वो अपर सरफेस ऑफ द टंग में पाया जाता है। ये कौन से हैं 3 टाइप के? सर्कमवैलेट पैपिले, फंगीफॉर्म पैपिले और फिलीफॉर्म पैपिले। मतलब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, एक तो टेस्ट बड है और दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले। ये जो टेस्ट बड्स होता है ना, वो लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द टंग में दिखाई देता है, और जो 3 टाइप्स ऑफ पैपिले होता है ना, वो अपर सरफेस ऑफ द टंग में होता है। ये कौन से पैपिले होते हैं? सर्कमवैलेट पैपिले, फंगीफॉर्म पैपिले एंड फिलीफॉर्म पैपिले। तो ये हो गया 2 different structures. So that is usually they are having 2 important structures. One is taste bud, the other is 3 types of papillae. Taste buds are usually present in the lateral aspects of the tongue, and the 3 types of papillae which is usually present in the upper surface of the tongue, which includes
circumvallate papillae, fungiform papillae and filiform papillae. So this is usually about this tongue. तो ये हो गया टंग. तो इसमें हम लोग मतलब सलेवरी स्ट्रक्चर ऑफ माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स कल पढ़ा था, अब हम लोग टंग पढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीथ, दांत. तो दांत किस लिए यूज हो रहा है? मास्टिकेशन के लिए. मास्टिकेशन मतलब हम लोग चबाते हैं ना, जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो चबाते हैं, वो चबाने वाला जो भी काम होता है वो दांत करता है. तो ये जो दांत होता है ना, अपने एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ है, जैसे कि परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ. आप लोगों को पता ही होगा. परमानेंट टीथ वो होता है जो मतलब अडल्ट मतलब बड़ों का जो दांत होता है ना, उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. टेम्पररी टीथ होता है वो बच्चों का होता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं. टेम्पररी टीथ जो होता है वो बच्चों का होता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ होते हैं. तो मतलब एक एज होने के बाद ये जो मिल्क टीथ होता है ना वो गिरते हैं, बाद में नया वाला दांत आता है, दैट इज परमानेंट टीथ आता है. सो नॉर्मली तो टीथ क्या होता है, ये मास्टिकेशन के लिए होता है, मतलब जो चबाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, वो दांत ही यूज करते हैं हम लोग. और हमारे उम्र के हिसाब से ये जो दांत होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं. एक तो परमानेंट टीथ है और दूसरा टेम्पररी टीथ. सो टीथ क्या होता है? टीथ इज यूजुअली कंसर्न विथ मास्टिकेशन, दैट इज च्यूइंग. And depending upon our age, this teeth is classified into two, that is temporary teeth and permanent teeth. Temporary teeth, usually the teeth of childhood, which is also known as milk teeth. Permanent teeth, it is usually the teeth of adult life. So the permanent teeth में क्या होता है? 32 नंबर के होते हैं. ये कितने के होते हैं? 32, यानी कि 32 में होते हैं, जिसमें 16 ईच जॉ में होता है. मतलब ऊपर का जॉ में 16 दांत होते हैं, नीचे के जॉ में 16 दांत होते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं अपर जॉ और लोअर जॉ बोलते हैं. इसमें कौन से होते हैं, जैसे कि और इसमें जो होता है ना, ईच हाफ ऑफ द अपर लोअर जॉ कंटेन्स 8 टीथ. मतलब इसमें जो दांत होते हैं ना परमानेंट, ये 32 के होते हैं, जिसमें 16% होता है ईच में. और ईच अगर आधा आधा देखे जाएंगे, मतलब पूरा जो होता है वो 16 होता है. अगर ऊपर आधा दांत और नीचे का आधा दांत देखेंगे तो 8 दांत होता है. मतलब इधर के लेफ्ट साइड में 8 होगा, राइट साइड में 8 होगा, वैसे नीचे भी लेफ्ट साइड में 8 होगा, राइट साइड में 8 होगा. तो 8 से डिवाइड होता है. मतलब ये जो होता है ना, इसका आप लोगों ने पढ़ाई होगा अपने जूनियर क्लासेस में, जैसे कि 8th या 9th में आप लोगों ने एक दांत के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ तो पढ़ा होगा आप लोगों ने बंगाली मीडियम में पढ़ा होगा ना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि दांत का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, और हम लोग खाना कैसे खाते हैं, मतलब पेट में कैसे जाता है, ये सब आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को. तो ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि 2 इंसिशर्स होते हैं, एक कैनिन होता है, 2 प्रीमोलार्स होते हैं और 3 मोलार होते हैं. सो दैट इज परमानेंट टीथ में कितना है? 32 के होते हैं, जिसमें 16 ऊपर 16 नीचे होता है. अगर आधा आधा देखा जाएगा तो 8 में होता है अपर और लोअर जॉ में. और इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि 2 इंसिसर होता है, एक कैनन होता है, एक प्रीमोलार होता है, 2 प्रीमोलार होता है और 3 मोलार होता है. सो दैट इज परमानेंट टीथ. इट इज यूजुअली 32 इन नंबर, 16 in each jaw. And if each jaw, if it is divided into half, then it is 8 upper, 8 lower. And then it usually consists of 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. और दूसरा हो गया टेम्पररी टीथ. टेम्पररी टीथ 20 का होता है, जिसमें नीचे और ऊपर दोनों मतलब नीचे 10 और ऊपर 10 होता है. अगर आधा आधा देखा जाएगा तो इसमें 2 इंसिसर, एक कैनन और 2 मोलार होता है. मतलब इसमें प्रीमोलार नहीं है, 2 इंसिसर्स होता है, एक कैनन होता है और 2 मोलार होता है. सो दैट इज यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा ना पिक्चर, यहाँ पे ये दांत का पिक्चर है जिसमें दिया है ना यहाँ पे. तो ये हो गया, ये जो दांत होता है यहाँ पे आगे वाला जो होता है ना, ये 2 होता है ना आगे वाला, वो हो गया इंसिशर. और उसका नेक्स्ट बगल में जो दांत है, मतलब ये 2 दांत के बगल में जो दांत है वो कैनिन होता है. और ये जो 2 है ना, इसमें 4, 5 लिखा है, ये 2 हो गया प्रीमोलार्स. और बाकी का जो 3 है ना लास्ट का, वो होता है मोलार्स, जिसको हम लोग विजडम टूथ भी बोलते हैं. सो इट इज मोलार होता है. मतलब इंसिशर्स होता है 1 और 2, जो मतलब सामने का जो होता है ना साइड में, वो हो गया. उसकी साइड में जो होता है वो कैनिन है, उसके साइड में जो 2 होता है वो प्रीमोलार्स है, और उसके जो साइड में होता है 3, वो मोलार्स है. So that is usually about this temporary teeth and permanent teeth. So temporary teeth, they are 20 in number. Each jaw contains 10 teeth and usually consists of 2 incisors, 1 canine and 2 molars. So in this you can see the upper jaw. This is the upper jaw that is usually there. The first 2 teeth, it is usually the incisors. Next it is canine. Then other 2 is molars and the rest 3 it is molars. So that is usually about this teeth. So normally teeth, it is usually concerned with mastication, and depending upon the age, the teeth is usually classified into permanent and
टेम्पररी. सो नेक्स्ट इज एरप्शन ऑफ टीथ. एरप्शन ऑफ टीथ क्या होता है, मतलब दांत कब आता है. तो दांत जब आता है ना, कैसे होता है, क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना दांत, मतलब जब पैदा होते हैं बच्चों का, आप लोगों ने देखा ना दांत नहीं होगा, मगर दांत होता है, जैसे कि वो परमानेंट और टेम्परेरी होता है ना, एल्वुलर प्रोसेस ऑफ जॉ में अंदर होता है, एल्वुलर प्रोसेस ऑफ जॉ के अंदर होता है. तो ये जो 7 महीना होता है, बच्चे को जब 7 महीना होता है ना, तब उसका पहला दांत निकलता है. 7 महीना जब होता है ना बच्चा, तो तब उसका पहला दांत निकलता है. फिर 2 साल तक पूरा का पूरा दांत निकल जाता है. 2 साल तक पूरा का पूरा दांत निकल जाता है. और जो परमानेंट, ये जो टेम्पररी हो गया, और जो परमानेंट का होता है ना, वो फर्स्ट मोलार 6 साल में दिखाई देता है. मतलब मोलार मैंने साइड में लास्ट में दिखाया था ना, वो जब बच्चे 6 साल के हो जाएंगे तब वो मोलार दिखाई देता है. और एक कंप्लीट परमानेंट टीथ, मतलब जो बोला था मैंने पूरा 32 टीथ होता है ना, ये जो 32 टीथ होता है ना, ये 12 साल तक आ ही जाता है. 12 साल तक आ ही जाता है. मगर कुछ मतलब जो कुछ इंसानों में ऐसा देखा जाता है ना, जो विजडम टीथ बोलते हैं, मतलब 3rd मोलार होता है ना, वो 17 साल और 25 साल के बीच में होता है. 17 या 25 साल के बीच में होता है. सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस eruption of teeth. So eruption of teeth even when the baby is born. Okay, so that is usually not there. Both permanent and temporary teeth are usually buried in the alveolar process of the jaw. The first tooth usually temporary appears on the 7th month of the baby, and later on by 2 years the full temporary set will be developed. Or दूसरा next is that the permanent teeth usually appears at the first molar, which appears at the 6 years, and the set of it usually completes by 12 years. But the 3rd molar, that is the wisdom tooth, usually appears between 17 and 25 years. So that is usually about this eruption of teeth. तो दूसरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. टूथ कंटेन्स, एक क्राउन होता है, एक नेक होता है और एक रूट होता है. क्राउन क्या होता है, मतलब जो गम होता है ना, हमारा गम जिसे हम बोलते हैं, गम होता है ना, जो उसके ऊपर जो हिस्सा दिखाई देता है, उसके ऊपर जो हिस्सा दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं क्राउन. नेक होता है, मतलब जो सराउंड हुआ होता है गम्स का, जो सराउंड होता है ना गम्स का, उसको हम बोलते हैं नेक. और रूट होता है जो गम के नीचे होता है, रूट होता है ना जो गम के नीचे होता है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कहता है एक क्राउन होता है, एक नेक होता है और रूट होता है. क्राउन क्या होता है, मतलब वो गम के ऊपर होता है, गम के ऊपर होता है. गम मतलब जिसमें दांत दिखाया था ना, ब्राउन कलर का होता है यहाँ पे. सो दैट इज यूजुअली वो होता है. और जो नेक होता है ना, वो गम को सराउंड हुआ होता है. और जो रूट होता है ना, वो गम के नीचे होता है. रूट होता है ना, वो गम के नीचे होता है. तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, देखो ये रूट है, ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे, ये रूट है. और जो नेक, मतलब ये जो होता है ना गम के ऊपर ही सराउंड ऐसा साइड में होता है ना, वो होता है नेक. और जो ऊपर होता है ना, जो व्हाइट वाला दिखता है, दांत का जो व्हाइट दिखता है ना, वो हो गया क्राउन. सो दैट इज यूजुअली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. सो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ क्राउन, नेक एंड रूट. क्राउन इट इज यूजुअली like which is above the gum, and neck it is like surrounding the gum, and the root it is usually below the gum. So next is tooth is made up of. दांत किस प्रकार के बनाया जाता है, तो दांत किस प्रकार से, डेंटाइन होता है, पल्प होता है और एनामल होता है. डेंटाइन होता है ना, ये एक मास है, ये जो इम्पोर्टेंट मास है और ये हार्ड मटेरियल है. इम्पोर्टेंट मास है और ये हार्ड मटेरियल है. पल्प क्या होता है, ये सेंट्रल कैविटी होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेजल्स और नर्व्स होता है. ये सेंट्रल कैविटी होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेजल्स और नर्व्स होता है. और तीसरा हो गया एनामल. एनामल वो होता है जो मतलब एक कवरिंग होता है. एनामल होता है जो कवरिंग होता है. किस पार्ट का कवरिंग होता है, जो मतलब प्रोजेक्ट होता है गम्स के ऊपर, जो प्रोजेक्ट होता है गम्स के ऊपर. सो दैट इज यूजुअली टीथ क्या होता है, किससे बना हुआ है, डेंटाइन. डेंटाइन मतलब एक मास होता है जो एक हार्ड मटेरियल होता है. पल्प होता है एक सेंट्रल कैविटी जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं. और एनामल क्या होता है, ये कवरिंग होता है जिसमें उस पार्ट का कवरिंग होता है जो गम में प्रोजेक्ट होता है, जो गम में प्रोजेक्ट होता है. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस. Tooth is usually made up of dentine, pulp and enamel. Dentine, it is usually the main mass, which is usually hard material. Pulp, it is usually central cavity, which usually contains connective tissue, blood vessels and nerves. And enamel, it's usually the part which usually projects above the gums. Okay, it is usually projects above the gums. So this is the structure of teeth. So in this class, usually we have studied about this, the structure of mouth, oral cavity, that is teeth and tongue. तो जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का वो देखेंगे फैरिंग्स. तो फैरिंग्स कहाँ रहता है, तो नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर पे कंटिन्यू करेंगे डाइजेस्टिव का, वो है फैरिंग्स. फैरिंग्स कहाँ रह रहा है, ये मुंह और ईसोफेगस के बीच में रहता है.
ये कहाँ रह रहा है, मुंह और इसोफेगस के बीच में रहता है। तो फारिंग्स को मतलब 3 पार्ट होते हैं, एक तो नेसोफैरिंग्स है, दूसरा ओरोफैरिंग्स है और तीसरा लैरेंजोफैरिंग्स है। तो फैरिंग्स कहाँ रह रहा है, फैरिंग्स ये मुंह और इसोफेगस के बीच में रह रहा है। ये कहाँ पे रह रहा है, मुंह और इसोफेगस के बीच में रह रहा है। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, नेसोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरेंजोफैरिंग्स होता है। तो नेसोफैरिंग्स क्या होता है, नेसोफैरिंग्स कहाँ हो रहा है, नेसोफैरिंग्स नेसल कैविटी के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे रह रहा है, नेसल कैविटी के पीछे रहता है। और ये कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, स्कल होता है ना, स्कल के बेस लेवल, मतलब स्कल के जो निचला हिस्सा है, स्कल के जो निचला हिस्सा है वहां से लेकर सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट मैंने बोला था तुम लोगों को ओरल कैविटी पढ़ाने के टाइम में, तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना वहां तक होता है। तो ये जो नेसोफैरिंग्स के अगल बगल में मतलब साइड में ना ओपनिंग होता है जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ये ओपनिंग होता है, इट इज एन ओपनिंग फॉर यूस्टेशियन ट्यूब, तो वो होता है नेसोफैरिंग्स। तो नेसोफैरिंग्स कहाँ हो रहा है, ये मतलब नेसल कैविटी के पीछे रह रहा है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब ये जो स्कल का बेस होता है ना, मतलब स्कल का जो निचला हिस्सा होता है वहां से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक लेवल तक रहता है, सॉफ्ट पैलेट के लेवल तक रह रहा है। और ये जो हाइदर साइड होता है ना, मतलब ये जो नेसोफैरिंग्स का अगल बगल में जैसे होता है ना, वो ओपनिंग होता है जहां पे यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ओपनिंग होता है जहां पे यूस्टेशियन ट्यूब होता है। तो ये हो गया नेसोफैरिंग्स। और दूसरा हो गया ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स, ओरो मतलब माउथ, नेसो वहां पे नेसल, नोज। तो ओरोफैरिंग्स यहाँ पे मुंह के पिछले हिस्से में रह रहा है, मुंह के पिछले हिस्से में रहता है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से, कहाँ से शुरू हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से ऊपर से और लैरिंग्स तक रहता है। और कहाँ तक रह रहा है, लैरिंग्स तक रह रहा है, कहाँ तक रह रहा है, लैरिंग्स तक रह रहा है। और इसके लैटरल मतलब साइड में क्या रह रहा है, ओरोफैरिंग्स टॉन्सिल्स होता है। ये लैटरल वॉल मतलब ये जो साइड का वॉल होता है ना ओरोफैरिंग्स का, ओरोफैरिंग्स का जो साइड का वॉल होता है ना वो लैरिंग मतलब टॉन्सिल्स कंटेन हो रहा है, उसमें टॉन्सिल्स हो रहा है। तो लैरेंजोफैरिंग्स क्या हो गया, ये तो नीचे का बहुत ही छोटा पार्ट है या नीचे का पार्ट है, ये लैरिंग्स के पीछे रहता है। ये लैरेंजोफैरिंग्स क्या होता है, ये लैरिंग्स के पीछे रह रहा है। सो दैट इज यूजुअली व्हाट हैपेंस। सो फैरिंग्स क्या होता है, फैरिंग्स मतलब मुंह और इसोफेजिस के बीच में रह रहा है। फैरिंग्स के 3 प्रकार होते हैं, एक नेसोफैरिंग्स होता है, एक ओरोफैरिंग्स होता है, लैरेंजोफैरिंग्स होता है। नेसोफैरिंग्स कहाँ हो रहा है, ये नेसल कैविटी के पीछे होता है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, मतलब ये स्कल से लेकर ये एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, बेस ऑफ द स्कल से लेकर लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट तक रह रहा है, मतलब टू द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट तक हो रहा है। और इसके अदर साइड में मतलब इस अगल बगल में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है जहां से यूस्टेशियन ट्यूब हो रहा है। नेक्स्ट हो गया ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स क्या हो रहा है, ये माउथ के मुंह के पिछले हिस्से में है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से लेकर ये अपर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स, मतलब जहां पे लैरिंग्स ओपन हो रहा है ना वहां तक वो हो रहा है। और इसके जो साइड के वॉल्स होते हैं ना ओरोफैरिंग्स के, वहां पे टॉन्सिल्स हो रहे हैं। और जो लैरेंजोफैरिंग्स होता है ना, ये छोटा सा पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है जिसमें लैरिंग्स के पीछे होता है। ये ओरोफैरिंग्स और लैरेंजोफैरिंग्स होता है ना, ये एक कॉमन चैनल है। ये ओरोफैरिंग्स और लैरेंजोफैरिंग्स मतलब ये कॉमन पैसेज होता है जहां पे हवा और खाना दोनों एक साथ जाते हैं, हवा और खाना दोनों एक साथ। हवा जो मतलब हम लोग सांस लेते हैं, खाना जब हम लोग खाते हैं ना, तो ये दोनों एक ही साथ में जाते हैं। सो यहाँ पे ये जो होता है ना, इसी पार्ट से खाना मुंह से लेकर इसोफेजस तक जाता है और हवा नेसोफैरिंग्स से लेकर लैरिंग्स तक जाता है। तो यही होता है जहां पे मतलब पार्ट्स होता है जहां पे खाना मुंह से लेकर इसोफेगस तक जा रहा है और हवा नेसोफैरिंग्स से लेकर लैरिंग्स तक जा रहा है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस। ये हो गया pharynx. So what is pharynx? Pharynx usually lies behind the mouth and esophagus. Pharynx usually consists of 3 parts: nasopharynx, oropharynx और laryngopharynx. Nasopharynx it usually lies behind the nasal cavity और ये extend होता है skull के base of the skull to मतलब level of soft palate. और इस either side it usually contains an opening for Eustachian tube. Or next is oropharynx. Oropharynx usually lies behind the mouth. It extends from the soft palate above and the upper opening of the larynx below. And the lateral walls of oropharynx consists of tonsils. And this laryngopharynx is the lowest part and usually behind the larynx. And this oral pharynx and the laryngopharynx serves a common channel. Okay, it usually serves a common channel for what? Passage of the food and air. So food usually is conducted from the mouth and it has been passed to the esophagus, and the air it has been taken from the nasopharynx and it has been sent to the larynx. So that is usually about this pharynx. समझ में आ गया ना, pharynx वो होता है जो मतलब 3 प्रकार के होते हैं, नेसो, ओरोफैरिंक्स और लैरेंजोफैरिंक्स होता है। तो ये हो गया pharynx.
तो नेक्स्ट इज दिस स्ट्रक्चर हो गया ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होता है, ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो फायरिंग से लेकर स्टमक तक होता है, मतलब कार्डियक ओरिफाइस होता है ना स्टमक का, वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। मतलब ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो फायरिंग से शुरू होता है, मतलब फायरिंग से ऊपर से शुरू होता है और स्टमक के कार्डियक ओरिफाइस तक होता है। स्टमक मतलब पेट के कार्डियक ओरिफाइस होता है, ओरिफाइस मतलब ओपनिंग, मतलब वो कार्डियक ओपनिंग होता है ना स्टमक में, वहां तक ईसोफेगस फुल बनता है। और ये ट्रेकिया, मतलब ये कहाँ पे रुक रहा है, ट्रेकिया होता है ना बॉडी में, उसके बीचों बीच होता है, ट्रेकिया के बीचों बीच होता है। और सामने से ट्रेकिया होता है और ये किसके बीच में होता है, ट्रेकिया और वेस्टिबुलर कॉलम के बीच में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है, कहाँ रह रहा है ये, ट्रेकिया और वर्टिबल कॉलम के बीचों बीच है। ट्रेकिया सामने होता है, वर्टिबल पीछे से होता है, इन दोनों के बीच में ईसोफेगस पास होता है, इन दोनों के बीच में ईसोफेगस पास होता है। सो फ्रॉम द थोरैक्स रीजन, ओके, फ्रॉम द थोरैक्स रीजन क्या होता है, थोरैक्स रीजन से लेकर ये अब्डामन में जाता है, थोरैक्स रीजन से लेकर अब्डामन में जाता है। कैसे जाता है, वहां पे एक ईसोफेजियल ओपनिंग होता है डायफ्राम में, ओके, ईसोफेजियल ओपनिंग होता है डायफ्राम में, वहां से वो घुस के वो अब्डामन में जाता है, वहां से घुस के वो अब्डामन में जाता है। तो ईसोफेगस क्या होता है, ये मस्कुलर ट्यूब है जो मतलब फायरिंग से लेकर कार्डियक ओरिफाइस, स्टमक के कार्डियक ओरिफाइस तक पहुंचता है। और ये किसके बीचों बीच होता है, ट्रेकिया और वेस्टिबुलर कॉलम के बीचों बीच होता है। ट्रेकिया आगे से होता है और वेस्टिबुलर कॉलम पीछे से होता है। और ये थोरैक्स से लेकर अब्डामन में कैसे जाता है, एक ओपनिंग के थ्रू जाता है, दैट इज ईसोफेजियल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम, ओके, ईसोफेजियल ओपनिंग ऑफ डायफ्राम। So that is usually about this esophagus. So esophagus is usually a muscular tube which extends between pharynx above, okay, which extends between pharynx above and cardiac orifice of the stomach below. It lies between the trachea in the front and vertebral column at the back. So from the thorax it enters into the abdomen through an opening, that is esophageal opening of diaphragm. तो esophagus में sphincters होता है, अपर और लोअर एंड में। तो ये स्पिंक्टर्स क्या करता है, रिलैक्स होता है ड्यूरिंग स्वालोइंग। तो ये स्पिंक्टर्स, इसमें ना स्पिंक्टर्स होता है, स्पिंक्टर्स में क्या होता है, अपर और लोअर एंड में होगा। स्पिंक्टर्स होता है जहां पे अपर और दोनों ईसोफेगस के ऊपर के हिस्से में भी स्पिंक्टर होगा, नीचे के हिस्से में भी स्पिंक्टर होगा। जब हम लोग कुछ निगल रहे हैं, ओके, जब हम लोग कुछ निगल रहे हैं उस टाइम में ये रिलैक्स होता है, उस टाइम पे ये रिलैक्स होता है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस थिंग। तो esophagus contains sphincters which is upper and lower ends and this sphincters relax during the swallowing. तो दूसरा esophagus में हम लोग देखते हैं डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन होता क्या है, ये swallowing का एक एक्ट है, निगलने का एक तरीका है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो मुंह से ही खाते हैं ना, जब मुंह से हम लोग खाना खाते हैं तो फूड क्या होता है अंदर, मतलब मुंह में हम लोग चबाते हैं, उसके बाद जो सलाइवा निकलता है मुंह से उससे मिक्स होता है ये खाना। उसके बाद टंग, मतलब जो जीभ के एक्शन की वजह से ये फूड जो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं वो बोलस में कन्वर्ट होता है। बोलस मतलब एक राउंड मास होता है, एक बॉल की तरह होता है। तो ये हम लोग चबाने के बाद जो सब, हम लोग तो ऐसे खाते हैं ना, तो ऐसे डायरेक्टली खाते हैं, तो उसके चबाने के बाद ये बोलस बनता है। ये बोलस क्या होता है, ये हम लोग निगलते हैं, बोलस को ही हम लोग निगलते हैं। सो डिग्लूटेशन ये स्वालोइंग का एक तरीका है जहां पे हम लोग खाना खाते हैं ना, उसके बाद ये हम लोग चबाते हैं, सलाइवा के थ्रू हम लोग ये अच्छे से मिक्स होता है। उसके बाद ये जीभ और चिक के एक्शन की वजह से, जीभ और चिक्स के एक्शन की वजह से ये जो फूड हम लोग खाया है ना वो कन्वर्ट हो जाता है राउंड मास में, वो कन्वर्ट हो जाता है राउंड मास में, जिसको हम बोलते हैं बोलस, ओके, जिसको हम बोलते हैं बोलस। तो ये जो बोलस होता है ना इसी को हम लोग निगलते हैं। So next is that is deglutation. Deglutation is nothing but an act of swallowing. So in this what is happening is that the food is masticated, that is chewed in the mouth with the help of saliva. It has been mixed with the help of the saliva, and then with the action of the tongue and cheek, the food has been converted into bolus, that is a round mass, and this bolus is swallowed. तो swallowing 3 stages में होता है। swallowing क्या होता है, 3 stages में होता है। तो stage 1 क्या होता है, स्टेज 1 होता है जहां पे हम लोग अपना लिप्स को क्लोज करते हैं और टंग को ऊपर करते हैं, टंग को ऊपर करते हैं अगेंस्ट दी पैलेट। हम लोग टंग को ऊपर करते हैं पैलेट के अगेंस्ट, ओके, पैलेट के अगेंस्ट। ऐसे करने से क्या होता है, ये बोलस को ओरोफैरिंक्स के रीजन में जाने का फोर्स करता है। और नेसोफैरिंक्स, अब जब ये हो रहा है ना तो नेसोफैरिंक्स क्लोज हो जाता है। नेसोफैरिंक्स क्लोज होता है किसकी वजह से, सॉफ्ट पैलेट, जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना ये नेसोफैरिंक्स को क्लोज करता है।
एंड लैरिंग्स क्लोज होता है एपिग्लॉइटस से। ओके, लैरिंग्स क्लोज होता है एपिग्लॉइटस से। ये इसलिए क्लोज होता है ताकि खाना जो हम लोग खाते हैं वो ईसोफेगस में ही जाए, फारिंग्स से होके ईसोफेगस में ही जाए, ना कि कुछ और रेस्पिरेटरी पैसेजेस में घुसे, ना कि कुछ और रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ना घुसे। तो स्वैलोइंग क्या होता है, 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज 1 में क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो अपना लिप्स को क्लोज करते हैं और हम लोग अपना टंग क्या होता है वो पैलेट फोर्स को वो मतलब क्या करता है वहां पे वो टंग को ऊपर होता है, टंग ऊपर होता है, मतलब ये अगेंस्ट द पैलेट होता है, जिसकी वजह से ओरोफैरिंग्स के अंदर बोलस को फोर्स किया जाता है। और ऐसे टाइम में नेसोफैरिंग्स क्या होता है, क्लोज होता है सॉफ्ट पैलेट की वजह से, और लैरिंग्स क्लोज होता है एपिग्लॉटिस की वजह से। इससे क्या करता है, जब हम लोग ऐसे करेंगे तो खाना ओरो मतलब फैरिंग्स के थ्रू जाके ईसोफेगस में जाएगा, कहीं और नेसोफैरिंग्स और रेस्पिरेटरी में अंदर नहीं जाएगा। तो स्टेप 2 क्या होता है यहाँ पे, मसल्स, फायरिंग्स का जो मसल्स होते हैं ना कंट्रैक्शन करने लगते हैं। फायरिंग्स का जो मसल होता है ना वो कंट्रैक्शन करने लगते हैं, और इस कंट्रैक्शन की वजह से बोलस जो मिला है ना हम लोगों को स्टेज 1 में, वो ईसोफेगस के अंदर जाता है, वो ईसोफेगस के अंदर जाता है। और तीसरा हो गया स्टेज 3, यहाँ पे मसल के कंट्रैक्शन की वजह से, ईसोफेगस के मसल के कंट्रैक्शन की वजह से ये जो खाना होता है ना वो स्टमक में भेज दिया जाता है, ये जो होता है ना स्टमक में भेज दिया जाता है। सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ swallowing. So stage 1, it is usually where we'll be closing our lips, they'll be raising in the tongue, as well as they'll be like this, palate forces the bolus into the oropharynx. So that time what is happening, the nasopharynx is closed by soft palate, and then the larynx is closed by epiglottis. This usually prevents the entry of food into the oropharynx or air respiratory. Next is stage 2. Stage 2, due to the contraction of muscles in the pharynx, the bolus is forced into esophagus, and due to the contraction of muscles in the esophagus, the bolus which is formed, it has been passed to the stomach. Okay, it has been passed to the stomach. So this is usually about this structure of oral cavity, pharynx and esophagus. Remaining we'll see in the next class. Good morning, students. So in the previous class we had studied about this pharynx and esophagus. Now we'll continue with the next structure of GI tract, that is abdominal cavity and its contents. तो हम लोगों ने पिछली क्लास में फायरिंग्स और एसोफेगस के बारे में पढ़ाई किया था। तो हम लोग अब दूसरा स्ट्रक्चर मतलब दूसरा बाकी का जो स्ट्रक्चर है जीआई ट्रैक्ट का, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी एंड इट्स कंटेंट। सो विल कंटिन्यू विद द क्लास, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी एंड इट्स कंटेंट। तो एब्डोमिन कैविटी एंड इट्स कंटेंट में एब्डोमिन एक लार्जेस्ट कैविटी है बॉडी का, मतलब एक लार्जेस्ट कैविटी है जो ओवल शेप में, कौन से शेप में, ओवल, ये अंडा होता है ना, अंडा ओवल शेप का है, तो उस शेप में ये है। और ये एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो एब्डोमेन क्या होता है, एक लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा कैविटी है बॉडी का, और ये शेप कौन से शेप में है, ओवल शेप में है, और ये बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मतलब इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एब्डोमेन प्रॉपर और पेल्विस। तो एब्डोमेन प्रॉपर में क्या होता है, एक अपर लार्जर कैविटी है, सो दैट इज़ यूजुअली है एक बड़ा सा लार्जर कैविटी है एब्डोमेन प्रॉपर। और पेल्विस जो होता है वो लोअर स्मॉल कैविटी है, तो पेल्विस होता है वो लोअर स्मॉल कैविटी है। सो इट इज़ एब्डोमिनल कैविटी एंड इट्स कंटेंट। सो एब्डोमेन, it is the largest cavity in our body, and it is usually oval in shape. So this contains many variety of organs. So this is divided into 2 parts. One is abdomen proper and the other is pelvis. Abdomen proper, it is the upper larger cavity, and pelvis, it is the lower small cavity. So it is usually there. So abdomen में क्या होता है, एक largest cavity है बॉडी का, और ये oval shape में है, और ये और मतलब बहुत सारे organs इसमें होते हैं। ये 2 प्रकार के, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक तो एब्डोमेन प्रॉपर है, दूसरा पेल्विस है। एब्डोमेन प्रॉपर में क्या होता है, एक अपर लार्जर कैविटी है, और पेल्विस क्या है, एक स्मॉल कैविटी है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस। सो नेक्स्ट हो गया बाउंड्रीज ऑफ एब्डोमेन। तो बाउंड्रीज मतलब इसके आसपास में क्या होता है, एब्डोमेन के आसपास में या ऊपर नीचे साइड में, इसका बाउंड्रीज में क्या क्या होता है देखते हैं हम लोग। तो एब्डोमेन क्या होता है, उसका में ऊपर की तरफ डायफ्राम का नीचे का सरफेस है, एब्डोमेन के ऊपर की तरफ डायफ्राम का नीचे का सरफेस है, और नीचे की तरफ पेल्विस का ब्रिम है। नीचे की तरफ कौन सा है, पेल्विस का ब्रिम है। और फ्रंट में, एब्डोमेन के फ्रंट में और साइड में मसल्स है, रिब्स है और इलियाक बोन्स है। और इसके बाद उसके पीछे की तरफ से मतलब वर्टिबल कॉलम है, सॉइस है, एंड
क्वाड्राटस लुबरम मसल्स है। तो ये हो गया अब्डोमेन का बाउंड्रीज। तो अब्डोमेन का बाउंड्रीज कौन सा है? ऊपर की तरफ डायफ्राम का नीचे का सरफेस है, दैट इज़ लोअर सरफेस, और उसके बाद नीचे की तरफ क्या है? पेल्विस का ब्रिम है, और साइड में और ऊपर की तरफ, साइड में और सामने की तरफ एब्डोमिनल मसल्स है, रिब्स है और इलियाक बोन्स है, और पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम है, क्वाड्रेटस लंबरम मसल्स है। So it is boundaries of abdomen, like above the abdomen it is usually the lower surface of the diaphragm, and below it is the brim of the true pelvis, and in front and as well as sides there will be abdominal muscles, ribs and iliac bones. At the back it is usually vertebral column and quadratus lumborum muscles. So it is usually about this boundaries of abdomen. So next is contents of abdomen. तो कंटेंट में abdomen में कौन सा है? abdomen में क्या क्या है? contents of abdomen मतलब abdomen में कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन होता है। सो इट इज abdomen में कौन सा होता है? स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स रहते हैं, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, एब्डोमिनल आयोटा, इंफीरियर वेना केवा, पेरिटोनियम और फैट। तो ये हो गया कंटेंट ऑफ अब्डोमेन। तो अब्डोमेन में क्या होता है? स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है, स्प्लीन होता है, पैंक्रियास होता है, किडनी होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स है, एब्डोमिनल आयोटा है, इंफीरियर वेना केवा है, पेरिटोनियम है और फैट। तो एब्डोमेन, कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन, इट इज यूजुअली दिस आर द कंटेंट्स ऑफ दिस एब्डोमेन। तो एब्डोमेन कैविटी एंड कंटेंट हम लोग स्टार्ट किया था। एब्डोमेन क्या होता है? एक लार्जेस्ट कैविटी होता है बॉडी का, और ये ओवल शेप में होता है, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें होते हैं, और ये दो प्रकार के डिवाइड हुआ है, एक तो एब्डोमेन प्रॉपर है और दूसरा पेल्विस है। एब्डोमेन प्रॉपर में अपर लार्जर कैविटी है और पेल्विस में लोअर स्मॉल कैविटी है। और बाउंड्रीज ऑफ एब्डोमेन में क्या है? एब्डोमेन को बाउंड हुआ है अबव लाइक लोअर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ऊपर की तरफ लोअर, नीचे का सरफेस का डायफ्राम का नीचे का सरफेस है, और नीचे की तरफ पेल्विस का ब्रिम है, और सामने और साइड में एब्डोमिनल मसल्स, रिब्स और इलियाक बोन्स है, और पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम है और क्वाड्रेटस लंबरम मसल्स। और जहाँ पढ़ा था कंटेंट्स ऑफ एब्डोमेन, जिसमें मतलब बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो स्टमक एंड इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक एंड इट्स डाइजेस्टिव फंक्शन। तो स्टमक क्या होता है? एक डायलेटेड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे वो खाना रिसीव करता है ईसोफेगस से। तो स्टमक क्या होता है? एक डायलेटेड पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ से वो खाना रिसीव करता है ईसोफेगस से। और ये कहाँ पे रहता है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो कहाँ पे है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और मतलब डायफ्राम के आधा हिस्से के नीचे है। तो ये कहाँ पे रह रहा है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और डायफ्राम के नीचे की, मतलब आधा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम, मतलब डायफ्राम के बाएं हाफ, डायफ्राम के लेफ्ट हाफ ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम के नीचे है ये स्टमक। The stomach and its digestive function. Stomach is dilated portion of the alimentary canal. It receives food from the esophagus, and it lies in the upper part of the abdominal cavity and below the left half of the diaphragm. तो हो गया, मतलब वो डायलेटेड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, और एक खाना रिसीव करता है इसोफेगस से, और कहाँ पे है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और आधा लेफ्ट हाफ ऑफ द डायफ्राम के नीचे है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो इसमें स्टमक में क्या आता है? 2 सरफेसेस है, 2 बॉर्डर्स है, 2 एंड है, फंडस है। सो इट इज यूजुअली, तो स्टमक में पार्ट्स कौन से हैं? 2 सरफेस। तो पहला हो गया 2 सरफेसेस, मतलब एक एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर मतलब सामने, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो एट इज 2 सरफेसेस होता है इसमें, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो स्टमक में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्टमक, इट इज यूजुअली कंटेन्स 2 सरफेसेस, एन एंटीरियर surface and a posterior surface. So it is usually there. And next is 2 borders. So 2 borders, it is usually has an upper border called lesser curvature and a lower border called greater curvature. मतलब इसमें 2 बॉर्डर होता है, जहाँ पे ऊपर वाला बॉर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर, और नीचे वाले बॉर्डर को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। इसमें 2 बॉर्डर हैं, जिसमें अपर बॉर्डर को हम लोग लेसर कर्वेचर बोलते हैं, लोअर बॉर्डर को हम लोग ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट 2 ends, that is upper end is called as cardiac end, which is guarded by cardiac sphincter, and lower end it is called as pyloric end and it is guarded by pyloric sphincter.
तो यहाँ पे दो एंड होता है, एक तो अपर एंड और लोअर एंड। अपर एंड कार्डियक एंड होता है, लोअर एंड पाइलोरिक एंड होता है। अपर एंड जो कार्डियक एंड होता है ना वो मतलब कार्डियक स्फिंक्टर से गार्ड हुआ है, और जो लोअर एंड पाइलोरिक एंड होता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता है। और चौथा पार्ट है फंडस। फंडस it is usually a dome shaped upper part, okay, which is lying to left of the cardiac end. फंडस एक डोम शेप्ड होता है जो अपर पार्ट में होता है, मगर ये कार्डियक एंड के दाएं तरफ होता है, कार्डियक एंड के दाएं तरफ होता है। सो इट इज यूजुअली अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ स्टमक। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्टमक, मतलब दो सरफेस होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस होता है। दो बॉर्डर होता है, जो अपर बॉर्डर होता है लेसर कर्वेचर, लोअर बॉर्डर होता है ग्रेटर कर्वेचर। और दो एंड होता है, दैट इज अपर एंड होता है और लोअर एंड होता है। अपर एंड को हम लोग कार्डियक एंड बोलते हैं, लोअर एंड को हम लोग पाइलोरिक एंड बोलते हैं। फंडस होता है जो एक डोम शेप्ड का होता है, जो मतलब एक डोम शेप्ड का होता है, जहाँ पे वो अपर पार्ट लाइंग टू, मतलब इसका जो अपर पार्ट होता है ना वो लेफ्ट साइड ऑफ द कार्डियक एंड, मतलब कार्डियक एंड के बाएं तरफ होता है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर, जहाँ पे आप लोगों ने पढ़ाई होगा, या आप लोगों को मतलब लोअर क्लासेस में भी तो आप लोगों को देखा ही होगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। जैसे कि देखो, ये हो गया माउथ, ये पाइप जो है ना ट्यूब जैसा, ये इसोफेगस हो गया, और ये होता है स्टमक। देखिए ये होता है स्टमक, और ये जो होता है ना लेफ्ट, मतलब स्टमक के राइट साइड, स्टमक के राइट साइड में होता है लिवर। और ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पे जो कनेक्ट हुआ है लिवर को, वो होता है गैल ब्लैडर। और ये हो गया डिओडिनम, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, जिजिनम, ये तो पूरा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जिजिनम, ये है इलियम, ये जो होता है ना ये सीकम, ये जो छोटा सा यहाँ पे है वो अपेंडिक्स होता है। ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस। तो ये हो गया डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और तो हम लोगों ने वहाँ पे चौथा फोर्थ पार्ट तक देखा है। सो नेक्स्ट पार्ट है बॉडी। बॉडी हो गया मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, ओके, बॉडी हो गया मेन पार्ट ऑफ द स्टमक, बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। पाइलोरिक एंट्रम इट इज द लोअर पार्ट, okay, pyloric antrum it is the lower part. So this is usually the different parts of the stomach, that is two surfaces, two borders, two end, fundus, body and pyloric antrum. तो ये हो गया बॉडी, मतलब इसका तो स्टमक का जो बॉडी होता है ना, देखो ये हो गया स्टमक का स्ट्रक्चर या पार्ट्स। देखो ऊपर वाला जो स्टमक का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये हो गया फंडस, ये कार्डियक, दो एंड बोला था ना मैंने, ये कार्डियक एंड है और ये पाइलोरिक एंड है। ये जो होता है ना, जो बॉर्डर होता है ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर हो गया अपर बॉर्डर, और जो पीछे मतलब ग्रेटर कर्वेचर हो गया लोअर बॉर्डर। तो ये जो बीच का हिस्सा है वो बॉडी है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस फंडस बॉडी। और ये हो गया पाइलोरिक एंट्रम, ओके, ये जो लोअर एंड होता है ना, जो पाइलोरिक एंट्रम। तो स्टमक का जो पार्ट्स होता है वो हो गया, जैसे कि ये हो गया बॉडी हो गया, मतलब स्टमक का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो फंडस होता है। दो एंड है, एक तो कार्डियक एंड है और दूसरा पाइलोरिक एंड है, और ये पाइलोरिक एंट्रम है। और ये दो बॉर्डर्स होता है, ये अपर बॉर्डर होता है लेसर कर्वेचर, ये लोअर बॉर्डर होता है ग्रेटर कर्वेचर। तो ये जो बीच का हिस्सा होता है वो है बॉडी। सो दिस इज अबाउट दिस पार्ट्स ऑफ द स्टमक। So parts of the stomach, it usually has two ends, that is pyloric end and cardiac end, and this is usually the portion, it is that upper portion, it is the fundus, this is body, this is lower border, and this is upper border. Lower border it is greater curvature, upper border it is lesser curvature. So that is usually the parts of the stomach. So next is structure of stomach. Structure of stomach में ये ना 4 कोट्स है या 4 इसमें देखा जाता है। तो 4 कोट्स में डिवाइड हुआ है। एक तो पेरिटोनियल कोट है, मस्कुलर कोट, सबम्यूकस कोट एंड म्यूकस कोट। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में 4 कोट्स में होता है, दैट इज पेरिटोनियल कोट, मस्कुलर कोट, सबम्यूकस कोट और म्यूकस कोट। पेरिटोनियल कोट होता है ना जो सेरिस कवरिंग से बना होता है। मस्कुलर कोट लॉन्जिट्यूडनल होता है, सर्कुलर और ऑब्लिक फाइबर से बनाया होता है। सबम्यूकस कोट एरोलार टिश्यू से बनाया होता है। म्यूकस कोट म्यूकस मेम्ब्रेन से बनाया होता है। So it is peritoneal coat, it is usually made up of serous coating. Muscular coat, it is made up of longitudinal, circular and oblique fibers. And mucus, submucous coat, it is made up of areolar tissue. Mucus coat, it is made up of mucous membrane. तो यहाँ पे structure of stomach में क्या होता है,
ये पेरिटोनियल कोट होता है ना, जो मतलब सेरस में कवरिंग से बनाया होता है। मस्कुलर कोट होता है जो लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक फाइबर से बनाया होता है। सब म्यूकस कोट होता है जो एरोलार टिश्यू से बनाया होता है। और म्यूकस कोट होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनाया होता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो दूसरा सिक्रीशंस ऑफ स्टमक। तो स्टमक में क्या क्या सिक्रीशन होता है। सो नॉर्मली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना स्टमक का, वो ग्लैंड्स को कंटेन करता है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है स्टमक में, वो ग्लैंड्स को कंटेन, मतलब ग्लैंड्स होता है उसमें जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं कंटिन्यूसली। मतलब सिक्रीशंस ऑफ स्टमक, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना स्टमक में, वो ग्लैंड्स को कंटेन करता है जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं कंटिन्यूसली। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है ना, ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि जहाँ पे वेगस नर्व ना, एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है वेगस नर्व के अंदर से, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है वेगस नर्व में। और जो गैस्ट्रिन होता है वो एक हार्मोन है, कि गैस्ट्रिन होता है वो एक हार्मोन है जो गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है फूड स्टफ के एक्शन के वजह से। ओके, जो गैस्ट्रिन है हार्मोन, वो सिक्रीट होता है फूड स्टफ के एक्शन से, जो स्टफ्स ऑन गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन। और तीसरा क्यों होता है, मतलब जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है ना टेस्ट और स्मेल की, मतलब खाने के टेस्ट से, खाने के सूंघने से जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। सो दैट इज सिक्रीशंस ऑफ स्टमक। तो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वेगस नर्व का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है। और ये हार्मोन जो होता है ना गैस्ट्रिन, जो सिक्रीट होता है एक्शन ऑफ फूड स्टफ, ओके, जब फूड स्टफ हमारे अंदर जाते हैं तब होता है। और ये इसके लिए भी हो सकता है जैसे कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट प्रोड्यूस हुआ है टेस्ट या स्मेल की वजह से। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या हो सकता है, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर्स। The secretion of stomach, secretions of stomach. So the mucous membrane of the stomach usually contains glands which mainly secretes this gastric juice continuously. So why this secretion occurs? So this occurs mainly due to the reflex mechanism that occurs to vagus nerve, and it is due to the gastrin, which is a hormone which is released by the action of food stuff. And then psychological effect, it is mainly produced due to the taste or smell of food. And this gastric juice contains pepsin. So gastric juice contains pepsin, renin, hydrochloric acid and intrinsic factor. So this is usually about the secretion of stomach. तो ये हो गया secretion of stomach. तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि ये पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या होता है। तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होता है, और ये फंडस में होता है। तो फंडस जो ऊपर मैंने दिखाया था ना उसमें होता है, और बॉडी ऑफ द स्टमक में भी होता है। तो पेप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम है जो ग्लैंड्स के प्रोड्यूस किया है, और एक कहाँ पे रहता है, फंडस एंड बॉडी ऑफ द स्टमक में होता है। सो देन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रहता है उसके प्रेजेंस में पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन जो होता है ना बॉडी में, जो हम लोग खाते हैं, खाने में जो प्रोटीन हमारे अंदर जाता है, तो वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, वो प्रोटीन को वो कन्वर्ट करता है पेप्टोन में। सो पेप्सिन ये एंजाइम होता है जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये फंडस और बॉडी ऑफ द स्टमक में रहता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बॉडी में, उसके प्रेजेंस उसके रहते ये पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन में। So pepsin, it is an enzyme produced by glands which is present in the fundus and body of the stomach. In presence of hydrochloric acid, pepsin converts protein into peptone. Next is renin. So renin is also an enzyme which curdles milk. मतलब ये milk को produce करता है. It involves the conversion of caseinogen. Okay, ये involve किस लिए होता है? caseinogen को convert करने में होता है. ये जो soluble protein of milk. So that is क्या होता है? Soluble protein of milk होता है. इसको insoluble casein में कन्वर्ट करता है. So soluble protein of milk is converted into insoluble casein. So renin, it is an enzyme which curdles milk. It involves the conversion of caseinogen, the soluble protein of milk, into insoluble casein. तो तीसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है ना उसका पैराइटल सेल्स सिक्रीट करता है. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, उसका जो पैराइटल सेल्स होता है ना वो सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो कॉन्सेंट्रेशन, ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.4% है. ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.4% है. तो भाई एसिड का फंक्शन क्या होगा,
ये जो सलाइवा को न्यूट्रलाइज करता है और फूड का एसिडिफिकेशन करता है। और इसमें मैंने पहले बोला था पेप्सिन को हेल्प करता है कन्वर्शन में, और ये एंटीसेप्टिक एक्शन है, मतलब ये बैक्टीरियाज को किल करता है क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एक्शन होता है, मतलब जो बॉडी में बैक्टीरियाज एंट्री करेगा या होता है, इसको ये मार देता है अपनी एंटीसेप्टिक एक्शन से। सो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, ये स्पेराइटल सेल से सिक्रीट होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.4%। और इसके बाद इसका फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है ये सलाइवा को न्यूट्रलाइज करता है और फूड को एसिडिफाई करता है, और ये जो पेप्सिन को हेल्प करता है कन्वर्शन में, बैक्टीरियाज को मार देता है एंटीसेप्टिक एक्शन की वजह से। सो दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज सेक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड and the concentration of this HCl it is 0.4%, and the functions of this hydrochloric acid is that it neutralizes the saliva and acidifies the food. It helps the pepsin in conversion of protein in peptone, and it kills bacteria by the antiseptic action. So next is intrinsic factors. Intrinsic factors ये इसलिए ज़रूरत है गैस्ट्रिक जूस को क्योंकि ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। सो दिस विटामिन दिस विटामिन B12 किस लिए ज़रूरत है बॉडी में, क्योंकि ये RBC को डेवलप करता है। विटामिन B12 इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये RBC को डेवलप करता है। सो इट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। सो इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होता है, ये मतलब ये इट इज गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट है जिसमें ये नेसेसरी, क्योंकि ये विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करता है और ये विटामिन नेसेसरी है RBC को डेवलप होने में। That is intrinsic factor. It is usually content of gastric juice which is necessary for the absorption of vitamin B12. This vitamin is necessary for the development of RBCs, that is red blood cells. नेक्स्ट है काइम। तो ये डाइजेस्टिव फूड, स्टमक का जो डाइजेस्टिव फूड होता है ना, उसका एक प्रोडक्ट है काइम। ये प्रोडक्ट है डाइजेस्टिव फूड, मतलब जो खाना हजम हुआ है, जो खाना हजम हुआ है पेट में, उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट होता है काइम। सो काइम ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। काइम जो होता है ये सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है जो डिओडिनम में पास होता है, जो डिओडिनम में पास होता है। सो इट इज काइम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव फूड इन द स्टमक. Chyme is in semi-liquid form and it is passed on to duodenum. Okay, chyme is in semi-liquid form and it is passed on to the duodenum. So this is usually about this different contents of this gastric juice. Okay, different contents of this gastric juice: pepsin, renin, hydrochloric acid, intrinsic factor, or chyme. Pepsin, it is usually an enzyme which is produced by the glands present in the fundus in the body of the stomach. और ये पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन में। रेनिन ये भी एंजाइम है जो कन्वर्शन कैसिनोजन में कन्वर्शन में इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सलाइवा को न्यूट्रलाइज करता है और फूड को एसिडिफाई करता है, और पेप्सिन को हेल्प करता है कन्वर्शन में और बैक्टीरिया को मार देता है एंटीसेप्टिक एक्शन की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर ये यूजफुल होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और ये B12 किस लिए जरूरत है, RBC को डेवलप करने में जरूरत है। और काइम होता है प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव फूड का स्टमक में। काइम इज इन सेमी सॉलिड फॉर्म एंड इट इज पास्ड ऑन टू दी डिओडिनम। तो ये हो गया स्टमक, मतलब ये हो गया पहला अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कंटेंट वो होता है स्टमक। स्टमक क्या होता है, एक डायलेटेड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का जो खाना रिसीव करता है इसोफेगस से, और ये अपर पार्ट ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी में होता है और डायफ्राम के नीचे में होता है। सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस स्टमक एंड इट्स डाइजेस्टिव फंक्शन।